नवाज शरीफ साहब का दौर के इक़्तिदार खत्म होता है तो एक दफा क्लोज एनकाउंटर के पास शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा फिर जीत के इक़्तिदार में आती हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग दौर था और बहुत सख्त दौर था और दौर हुकूमत एक दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी रह चुका है और नून लीग का भी रह चुका है, नवाज शरीफ साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अपनी पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज का अगला पार्ट शूट कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ जहाँ से मैंने पिछली वीडियो को इख्तिताम किया था। 93 में जब नवाज शरीफ साहब का दौर के इक़्तिदार खत्म होता है तो एक दफा क्लोज एनकाउंटर के पास शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा फिर जीत के इक़्तिदार में आती हैं और अक्टूबर 1993 में वो फिर एक दफा हुकूमत बनाती हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये जो पिछली वीडियोस में भी मैंने कनेक्ट किया है कि जो 1990s का दौर था ये पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग दौर था और बहुत सख्त दौर था। और जब ये 1990 शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई तो वो मजीद पॉलिटिकली इकोनॉमिकली नीचे चले गए। अब वो किस तरह नीचे चले गए मैं आपको चंद आदाद और शुमार बता दूं कि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ तब से लेके 93 तक सबसे कम जो जीडीपी रेशो था वो इस हुकूमत में था। इस हुकूमत में जो इनका टेन्योर रहा 93 से 97 तक में 1.7% की ग्रोथ रेट थी जीडीपी की। और इससे पहले जिस की गवर्नमेंट रही है वो कम से कम 4% तक रहती ही थी। यानी पहले दौरे हुकूमत एक दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी रह चुका है और नून लीग का भी रह चुका है, नवाज शरीफ साहब का। और इन्फ्लेशन रेट भी सबसे हाई इस दौर में था 14.5%। अब देखें इससे पहले जो था वो हाईएस्ट 10% तक गया, ये 14.5 पे गया। और अगर मैं डॉलर की हालत बता दूं आपको तो 28 रुपए के दौर के स्टार्ट में 1993 में डॉलर था जो कि बढ़ के 40 रुपए तक गया। यानी आप लगा लें जब इनको हटाया तो 39 समथिंग था, आप 40 पकड़ सकते हैं क्योंकि शरीफ साहब के दौर जब इलेक्शन हुआ सब हुआ तो वो 42 हो चुका था। तो ये गैप भी जो आया है 12-13 रुपए का ये भी डी वैल्यू हुआ। अब इनकी क्या वजूहत थी जो मुझे समझ आती है वो पॉलिटिकली सारे मसले मसाइल थे और वही आज हम इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। सारी बातों को आपको कनेक्ट करके बताएंगे कि पॉलिटिक्स की वजह से इकोनॉमी पे कितना असर हुआ, ये जो सारे मसले मसाइल थे वो क्यों। सबसे पहला मसला जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को था कि वो मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में नहीं आई थी। एक तो उन्होंने क्लोज एनकाउंटर दिया था नवाज शरीफ साहब को और उसके बाद उन्होंने कोलिजन के साथ गवर्नमेंट बनाई थी। अब आप समझ लें कि वो कहते हैं ना जब आपके पास मेजोरिटी ना हो तो आपने अगर कोई बिल भी पास कराना है तो आपको मशावरत करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा मसला था। इसके बाद तो नेक्स्ट मसला था वो प्रेशर्स बहुत थे क्योंकि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर बात की जाए जो 1998 में हुआ था, लेकिन इसकी ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होता, तो वो पहले से इसका प्रोसेस तो बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में वो सारे मामला चल रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो पाकिस्तान पे यूएस का बड़ा प्रेशर था, यानी आप समझे सैंक्शंस भी लगी पाकिस्तान पे और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरक्की की तरफ था। तो उसका प्रेशर भी बेनजीर भुट्टो साहिबा की ही गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ रहा था कि यूएस की तरफ से उनको जो सारे मामला थे वो डिस्प्यूटेड थे। अब इससे क्या हुआ, इससे पाकिस्तान और इंडिया का ऑलरेडी कश्मीर का फैक्टर था जो आप समझ लें मेरे ख्याल से 47-45 जितने साल हमें हो चुके हैं 75 साल उसमें ये चलता ही आ रहा है। तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान और इंडिया का ये कश्मीर फैक्टर था जिसमें यूएस सपोर्ट कर रहा था इंडिया को और उसकी सपोर्ट पे यूएस हमें प्रेशर कर रहा था कि हम बैठ के बात करें। अब बात सारी ये थी कि ये भी एक और प्रेशर सिचुएशन थी जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो साहिबा पॉलिटिकली फंसी हुई थी। तो जब वो बंदा पॉलिटिक्स में रहेगा इकोनॉमी पे कब आएगा। पे स्कैंडल्स भी लग रहे थे, बैंकिंग स्कैंडल लगा, उनपे लैंड का स्कैंडल हुआ। उसके साथ इनकी फैमिली के मामला की जाए तो मुर्तजा भुट्टो साहब ने जरदारी साहब पे एलिगेशन लगाया करप्शन का। उसके बाद फैमिली प्रेशर इतना बढ़ गया कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की वालदा थी उन्होंने भी साथ दिया मुर्तजा भुट्टो साहब का। तो आप समझ लें फैमिली इशूज से जिनसे इनकी गवर्नमेंट और मजीद कमजोर हो रही थी क्योंकि बाहर वालों को तो कहते हैं ना मौका मिलता है ना कि गवर्नमेंट को और धक्का दे अगर जा रही है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि कभी भी किसी मुल्क की इकोनॉमी अगर खराब होती है तो उससे मुल्क के हालात खराब होते हैं, यानी मुल्क में रोजगार नहीं होता, बेरोजगारी बढ़ती है, उससे स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो जाता है और उससे क्या होता है आप समझ लें उस दौर में वैसे ही फिरका वारियत बहुत पीक पे थी। तो उससे क्या हो रहा था कि जो केहोस थे नेशन वाइड वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे और ये एक और मजीद चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। अब बात की जाए हमारी कहते हैं ना अफवाज की, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा के ताल्लुकात भी इतने कोई खास अच्छे नहीं थे। तो इनके दौरे हुकूमत में एक अनोखा वाकया हुआ जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट ने 40 आर्मी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया अगेंस्ट द एलिगेशन ऑफ थ्रोइंग द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट खत्म करना चाहते थे, और प्लानिंग टू किल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यानी वो पीएम बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन यानी उनको मारने और लगारी साहब को भी मारने के अगेंस्ट उन्हें अक्यूज करना चाहते थे। सितंबर 1996 में पुलिस शूट आउट में मुर्तजा भुट्टो साहब को शहीद कर दिया जाता है। अब कराची के अंदर और सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी
اور آپ سمجھ لیں یہ واقعہ بھی کراچی میں پیش آیا. اب کیا ہوا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور اس کا جو ایلیگیشن تھا وہ آصف علی زرداری صاحب پہ لگتا ہے, اور یہ ایک اور فیملی اور پولیٹیکل ایشو بنتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے, اور ان کی حکومت مزید ایک اور کہتے نا بلنڈر میں جاتی ہے. تو یہ سارے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جتنی میں نے باتیں کی, یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو ان کو پالیٹکس میں الجھا کے رکھی ہوئی ہیں, اور وہ اکانومی کی طرف نہیں آئے. اکانومی کی ایک بات تھی کہ انہوں نے وومن رائٹس کی طرف کام کیا تھا, پر اگر میں بات کروں جو میں نے پورا ایز اے ہول بتایا گروتھ کی, اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. اور آخر کار وہی ہوا جو ہوتا آ رہا ہے ہمارے ملک میں, کہ نومبر میں لغاری صاحب نے ان ساری وجوہات کی بنا پہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو ایک بار پھر گھر بھیج دیا. تو مزید آپ سے بات کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.